नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है इतिहास की, और यह आपका 39वां भाग है। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सभी घटना चक्र की जो बुक है टीजीटी पीजीटी के लिए, उसको पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, 5500 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। और 6000 क्वेश्चन का भी रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों। और अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। इतिहास भूगोल का आपको पूरा का पूरा इतिहास भूगोल या फिर आपका नागरिक शास्त्र का या फिर अर्थशास्त्र का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, और मैसेज ही करना है, कॉल तो करना ही नहीं है। तो आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखिएगा। यह आपका मौर्य काल चल रहा है। अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। इसका उल्लेख उसके किस अभिलेख में है? तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है? तो दूसरे शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र आदि का उल्लेख है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अशोक के शिलालेख सेकंड दक्षिण भारत के 5 एवं राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपड़ी का उल्लेख मिलता है। ये सभी तमिल राज्य थे और इसके साम्राज्य से बाहर थे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और सीमावर्ती राज्यों की सूची भी दी गई है, और 5 सीमांत यूनानी शासकों के नाम भी हैं। प्रश्न 123 देखिएगा। अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया। किसके लिए किया गया था बराबर गुफा का निर्माण? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अशोक ने बराबर की पहाड़ी अपने राजाभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष में क्रमशः 2 गुफाओं सुदामा और कड़चुपार आजीविकों को दान में दिया था। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम क्या है? खलवित पर्वत। 1879 में भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और अशोक के लेखों का संग्रह कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस एडिकरम में प्रकाशित किया। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने अशोक के लेखों का एक संग्रह बनाया था। कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस एडिकरम के नाम से प्रकाशित किया था इन्होंने। पानगोरारिया गुहालेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा से सहायता ली थी। प्रश्न 124 देखिएगा। बराबर गुफा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आजीविकों से संबंधित है बराबर गुफा। जीआईसी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 125 देखिएगा। बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? तो आजीवक ही लाभान्वित होने वाले थे। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न 126 देखिएगा। घोषित राम विहार कहाँ है? घोषित राम विहार जो है आपका कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में घोषित राम विहार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। इस विहार का निर्माण कौशाम्बी के धनी व्यापारी घोषित ने महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के निवास हेतु करवाया था। महाजनपद काल में कौशाम्बी वत्स राज्य की राजधानी थी और उदयन यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। प्रश्न 127 देखिएगा। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की दर क्या नियत की थी? 1/8 नियत की थी। रूमनदेही स्तंभलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था और उसने धार्मिक कर बलि माफ़ कर दिया था और भू राजस्व की दर को 1/8 कर दिया था। इसे ही आर्थिक अभिलेख कहते हैं। निगलीवा या निगाली सागर स्तंभलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष निगाली सागर और वहाँ के कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन कराया था। लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राजगुफाएं खुदी हैं। लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी भी मिलती है, जबकि स्तंभ लेख से उसे मुख्य रूप से धर्म और प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। प्रश्न 128 देखिएगा। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में ध्यान रखिएगा। प्रश्न 129 देखिएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थानों पर इन्हें महामात की संज्ञा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। इनका साम्राज्य के अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था। प्रश्न 129 देखिएगा। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी जो था वह क्या करता था? तो सिक्कों का परिरक्षक होता था रूपदर्शक। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये।
अर्थशास्त्र में मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख है तथा अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी जो होता था रूपदर्शक कहलाता था। प्रश्न 130 देखिएगा, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है, जो आप भी जानते हैं कि आज जाली मुद्राएं बनती हैं। कई जगह सुनने में आता है कि जाली मुद्राएं बनती हैं, जाली मुद्राएं पाई जाती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ उसमें रोकथाम करने का उपाय किया है। तो उसी तरह से उस समय भी मुद्रा जालसाजी होती थी, तो कौटिल्य ने इसको संदर्भित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा है। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता है। 18 तीर्थों की सूची प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मुद्रा जालसाजों का उल्लेख किया है। इसे कूटारूपकार कहा गया है, उन्हें कूटारूपकार। प्रश्न 131 देखिएगा, पौतवाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था, तो तौलमान का प्रभारी अधिकारी था पौतवाध्यक्ष। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। पौतवाध्यक्ष माप तौल का प्रभारी अधिकारी था। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 28 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। कुल 28 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। देवताध्यक्ष जो धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, और मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। प्रश्न 132 देखिएगा, मौर्य युग में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? तो पोतवाध्यक्ष जो होता था तौल माप का अध्यक्ष होता था, माप तौल आदि का अध्यक्ष होता था, उसे पोतवाध्यक्ष कहते थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 133, मौर्यों के समय समाहर्ता क्या होता था? तो समाहर्ता जो होता था वह राजस्व संग्रह करता था, जबकि कोष विभाग का एक अधिकारी जो होता था वह सन्निधाता होता था। डी ही होना चाहिए, डी है। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य जो करता था समाहर्ता के द्वारा होता था, जबकि राष्ट्रीय कोषागार का जो संरक्षक था या अधिकारी था वह आपका सन्निधाता था। प्रश्न 134 देखिएगा, निम्नलिखित मौर्यवंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था? तो जालौक ने, और यह एक शैव शासक था। कल्हड़ की रातरंगड़ी से ज्ञात होता है कि अशोक के पुत्र जालौक ने कश्मीर पर शासन किया था। वह कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म के प्रचारक तथा बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध है। बाणभट्ट के हरचरित और विष्णु पुराण दोनों में बृहद्रथ की धोखेबाजी से की गई हत्या का उल्लेख है। बृहद्रथ जो था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो शुंग वंश का शासक था। तो यही है बाणभट्ट के हर्षचरित में और विष्णु पुराण में दोनों जगह बृहद्रथ की धोखेबाजी से की गई हत्या का उल्लेख है। तो कहाँ उल्लेख है? हर्षचरित में और विष्णु पुराण में। ब्रजभूमि गौशाला के निरीक्षक होते थे, एक होते थे ब्रजभूमि ये आपके ब्रजभूमि जो होते थे गौशाला के निरीक्षक होते थे, जिनका कार्य पशुधन की देखरेख करना था। यह भी एक अधिकारी थे। तोसली, सुवर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला राजपरिवार के राजकुमारों के अधीन होती थी। जो परिवार के जो राजकुमार होते थे उनके अधीन होती थी। ये सभी प्रांतीय राजधानियाँ थीं। प्रश्न 135 देखिएगा, प्रतिवेदक का कार्य क्या था? घटनाओं का सूचना देना। प्रतिवेदक का कार्य जो था घटनाओं का सूचना देना। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रतिवेदक का कार्य घटनाओं की सूचना देना है, अर्थात जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी था। इसका उल्लेख 6वें शिलालेख में मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, प्रादेशिक रज्जुक और युक्त का उल्लेख 3रे अध्याय में मिलता है, 3रे अभिलेख में मिलता है। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, तो 3रे शिलालेख में मिलता है। प्रादेशिक रज्जुक और युक्त नामक अधिकारी की बात की गई है 3रे शिलालेख में, ध्यान रखिएगा। इत्तिझासा महामात्र स्त्री महामात्र होती थी। इत्तिझासा महामात्र जो होती थी वह स्त्री महामात्र होती थी, स्त्रियों को देखभाल करने वाला अधिकारी होती थी। इसका उल्लेख 12वें दीर्घ शिलालेख में है। स्त्री महामात्र का उल्लेख इसमें है तो 12वें दीर्घ शिलालेख में है। रज्जु को अशोक के समय जनपद में न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त थीं। रज्जु को जनपद में न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त थीं। दीवानी न्यायालय का मुख्य अधिकारी जो होता था व्यवहारिक कहलाता था। प्रश्न 136, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय इतिहास में तक्षशिला तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा का महान केंद्र के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। यहाँ पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था, और प्राचीन काल में यह चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। यह हिंदू बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, और कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के राजा राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य
और बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह जो केंद्र था वो धनुर्विद्या वैदिक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा के लिए यहाँ से ग्रहण की थी और चाणक्य आचार्य भी यहीं के थे। 405 ईस्वी में फाहियान आया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में है। फाहियान भी यहाँ पर गया था तक्षशिला में। वल्लभी विश्वविद्यालय का देखिए तो यह आपका गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। बख्तियार खिलजी ने 1193 में इसे नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो किस अधिकारी की नियुक्ति की थी सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए? तो रज्जुक अधिकारी की नियुक्ति की थी। विकल्प बी जो है वापस सही है, रज्जुक। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभलेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त रहते हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी की भांति होती थी, जिसे राजस्व व न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे। प्रश्न 138 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? तो कौन से कार्य रज्जुक निष्पादित करते थे? जो रज्जुक होते थे वह राजस्व कार्य और न्यायिक कार्य दोनों रज्जुक निष्पादित करते थे। और टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 139 देखिएगा, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जनपद स्तर पर जो सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो यह होता है प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। सबसे बड़ा अधिकारी जो होते थे प्रादेशिक होते थे, फिर रज्जुक होते थे, फिर युक्त होते थे। अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं वे हैं प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह होता था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था, जैसे कमिश्नर होते हैं। रज्जुक देखिएगा, यह केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी मिल गए थे। इस प्रकार रज्जुक की स्थिति आधुनिक शासन में जिलाधिकारी की भांति होती थी, जिससे राजस्व व न्याय दोनों ही अधिकार प्राप्त थे। युक्त जो होता था ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे और उनका लेखा जोखा रखते थे। अर्थशास्त्र में भी युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। यहाँ युक्त का वर्णन लेखाकार के रूप में किया जाता था, कि सिर्फ लेखन वाला काम करते थे। स्पष्ट है कि अधीनस्थ कर्मचारी थे जिनका कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णय को लिपिबद्ध करना और उसे मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करना होता था। तो यह काम होता था। यहाँ पर देखिए, प्रादेशिक और रज्जुक अपने कार्यों को युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करते थे। अतः इनका सही और वही क्रम जो है, सबसे बड़ा अधिकारी प्रादेशिक, फिर रज्जुक, फिर युक्त। ऐसे थे, आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न 140 देखिएगा, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिलता था। तो मौर्य काल में जो भवन बनते थे वो लकड़ी से बनते थे, जो भी महल लकड़ी के बने हैं। इसका पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला है? कुम्भहार से मिला है, जो पाटलिपुत्र में स्थित है। आधुनिक पटना नगर के बुलंदी बाग कुम्भहार नामक स्थान से 1912-14 में डीबी स्पूनर द्वारा, देखिए कौन से खोज करता थे, डीबी स्पूनर द्वारा उत्खनन कराया गया था। उससे राजप्रसाद के कुछ स्तंभ प्राप्त हुए हैं जो आग लगने के कारण नष्ट हो गए थे, और ये लकड़ी के, मतलब लकड़ी का महल था। फाहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं द्वारा बनाया गया है। उसने प्रशंसा की है। एरियन पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए लिखा है कि इसमें भारत का महानतम शासक निवास करता है। यह कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है जिसकी तुलना सूसा और एक बतन के राजप्रसाद से भी नहीं की जा सकती। तो एरियन ने इस प्रकार से इसका प्रशंसा किया है। रामपुरमा के स्तंभ लेख पर एक वृषभ की आकृति अंकित है। प्रश्न 141 देखिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ वृषभ वाली आकृति अशोक स्तंभ पर है? तो रामपुरमा के स्तंभ में। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 142, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। और सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल जो बना हुआ था, जिसमें बना था 3री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब अशोक के काल में बना था। प्रश्न 143, सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? तो सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक, विकल्प डी। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 144 देखिएगा, जेतवन बिहार कहाँ है? तो जेतवन बिहार जो है आपका श्रावस्ती में। जेतवन बिहार जो है श्रावस्ती में है। राजकुमार जेत ने इसको बनाया था, जेतवन बिहार को। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में रहते थे, क्योंकि कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षा काल भी बिताया था। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और जेतवन बिहार श्रावस्ती में स्थित है।
प्रश्न 145 देखिएगा, मौर्य काल के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य काल का पतन जो योगदान था वो शुंग वंश का था। तो मौर्य काल के बाद शुंग वंश का शासन आता है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग ने नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित जो थे वह पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। प्रश्न 146, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वह था बृहद्रथ। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 147 देखिएगा, श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो श्रेणी के अध्यक्ष होते थे उन्हें ही श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेणी के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें श्रेष्ठीन कहा जाता है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। श्रेणियों के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठीन कहा जाता था। जेठक अथवा प्रमुख भी कहा जाता था। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों ने देखा मौर्य काल आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। 147 प्रश्न थे। और एक बात बता दूं, अगर आप लोग टीजीटी के लिए लगे हुए हैं, पीजीटी के लिए लगे हुए हैं, नेट के लिए लगे हुए हैं, चाहे डीएसएसबी का टीजीटी पीजीटी हो, केबीएस का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एनबीएस का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान में आने वाले टीजीटी पीजीटी हो, या उत्तराखंड के टीजीटी पीजीटी हो, या फिर एलटी ग्रेड में लगे हों आप, चाहे जीआईसी पीजीटी आदि में लगे हों आप, अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की या एलटी ग्रेड की या फिर यूजीसी नेट की, तो आप लोग घटना चक्र की बुक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा रहा हूँ। ये घटना चक्र की ही बुक है और टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो आप इसको परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिएगा। और यह बहुत ही जादुई पुस्तक है, अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। इसको आप रिवाइज करिएगा। और देखिए, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि छोटा मैं वीडियो बनाता हूँ, हालांकि 15 मिनट का वीडियो को बनाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को शिकायत है, मैं साफ बता दूँ, जैसे मैं मौर्य काल कंप्लीट हो गया, 147 प्रश्न मौर्य काल के कंप्लीट हो गए। तो देखिए दोस्तों, एक मैं मास्टर वीडियो भी बना रहा हूँ, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। उसका प्लेलिस्ट आप उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो, उसमें मास्टर वीडियो लग गया है। तो उसमें क्या है, मैं टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। 1.5 घंटा 2 घंटे का है। उसमें जैसे मान लीजिए प्रागैतिहासिक काल, या फिर क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, फिर क्या बोलते हैं मौर्य काल, मरुत्तर काल, ऐसे जो जैसे भी कंप्लीट हो रहा है, मैं एक प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, जो 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे का वीडियो होता है। तो फिलहाल आप लोग की अपनी इच्छा है, अगर छोटा वीडियो देखना चाहते हैं तो घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, और बड़ा वीडियो देखना चाहते हैं तो घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो को फॉलो कर लीजिए। इसी वीडियो को मैं कंबाइन करके एक वीडियो में डाल देता हूँ मास्टर वीडियो में, तो आपकी अपनी इच्छा है। और 5500 ऑनलाइन क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। आप मैसेज ही करिएगा, कॉल तो करिएगा ही मत। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को।